बायोलॉजी और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस समय इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में जो आज के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स, वो है एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड लिम्फॉइड सिस्टम्स, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं। तो ये आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एलर्जी से। तो एलर्जी को समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल समझना होगा। जैसे आप कहीं बाहर से आते हैं और अचानक से एसी रूम में एंटर करते हैं, ऐसे रूम में जहाँ पे एसी हो और टेम्परेचर बाहर का 40+ हो और अंदर 20 या 18 के आसपास मेंटेन किया गया हो, तो अचानक से आपके ये बाल खड़े हो जाते हैं या आपको छींक आनी शुरू होती है ना। तो इस तरह का डिस्टरबेंस होता है। ये क्या है? यही एलर्जी है। इसी टाइप के जो कॉज हैं वो एलर्जी हैं। जैसे कई बार आप झाड़ू लगाते हैं और जैसे ही धूल आनी शुरू होती है आपको छींक आनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट एलर्जी। और वो एजेंट्स यानी वो कारण जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स शुरू हो रहा है उसको एलर्जेंस कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एलर्जी? इट इज व्हाट the exaggerated response to the immune system to certain antigens present in the environment, and this is what called allergy. ठीक है, यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का जो पर्टिकुलर एंटीजेंस के को रोकने के लिए बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे? एलर्जी। ओके, नाउ अब ऐसे जो एजेंट्स हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं, द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, these are called as allergens. What? These are called as allergens. These are allergens. Okay. The antibodies produced to these are IgE type. ऐसी कंडीशन में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स के रेस्पेक्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें IgE टाइप के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। कॉमन सिम्टम्स की बात करिए तो छींक आना यानी स्नीजिंग, वाटरी आइज, रूनी नोज, है ना, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे अचानक से कहीं स्वेलिंग हो जाना, किसी पार्ट में स्वेलिंग हो जाना, या कहीं पे पैचेस बन जाना। तो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी के बहुत सारे वो सिम्टम्स हो सकते हैं। बट एलर्जी के जो कॉमन सिम्टम्स की बात करें, बहुत कॉमन सिम्टम्स की, वो यही है कि स्नीजिंग, वाटरी आइज, रूनी नोज एंड ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज हैं, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। अब ये एलर्जी होता क्यों है? ये एलर्जी एक्चुअल में जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू है उसमें एक ग्रेनुलोसाइट होती है, उसको हम मास्ट सेल कहते हैं। ठीक है, वो मास्ट सेल जब सेरोटोनिन या हिस्टामिन जैसे केमिकल्स ज़्यादा रिलीज करने शुरू करते हैं तो बॉडी में एलर्जी कॉज होने शुरू होती है। देखते हैं। सो कंसीडर कि ये एक मास्ट सेल है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसाइट के कैटेगरी में आते हैं ये। ठीक, तो ये मास्ट सेल है। अब ये जैसे ही इस पर एलर्जेंस बाइंड होता है, इसके बाइंडर पे जो रिसेप्टर है यहाँ पे बाइंड होता है, तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ से क्या होता है? हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन, है ना, ये केमिकल्स रिलीज होने शुरू होते हैं। और ये जैसे जैसे रिलीज होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने शुरू होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में यही रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर क्या, वो जो एलर्जिकल सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उसके कॉजिंग के लिए, कॉजल इफेक्ट के लिए, तो ये फिर इन टर्न एलर्जी कॉज करते हैं। यानी यहाँ पे एक मास्ट सेल जो है यहाँ पे, वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है। और ये आप देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू द व्हाट, सिंपली
मास्ट सेल के जो रिएक्शन है उसकी वजह से हो रहा है। और मास्ट सेल का रिएक्शन क्या है कि ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन लाइक के केमिकल्स को रिलीज कर रहा है हमारी बॉडी में। तो अब आपको पता चल गया कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो केमिकल है ये रिलीज हो रहा है। तो एंटी एलर्जिकल टेस्ट कैसे किए जाते हैं? एंटी एलर्जिकल टेस्ट में हम करते कुछ नहीं हैं, हम क्या करेंगे कि हम कुछ डोज प्रोवाइड करेंगे जो कि एंटी हिस्टामिन टाइप का हो। एंटी हिस्टामिन डोज प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो एंटी हिस्टामिन डोज या एड्रेनालिन या सेरोटोनिन के डोज जब प्रोवाइड करेंगे तो ये एलर्जी जो है, क्योंकि ये हिस्टामिन की वजह से हो रहा है, तो जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कम होता चला जाएगा, इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी एलर्जी कम हो जाएगी प्रोबेबली। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये एलर्जी जो हुआ है वो किस तरह की एलर्जी है, तो उसके लिए हमको एलर्जेंस का पता होना चाहिए। अब एलर्जेंस तो मालूम नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं उसमें। वैसे पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले ये अच्छे से एग्जामिन कर लिया जाता है और लगभग सिम्टम्स को हम जान लेते हैं कि ये इसका एलर्जन कौन हो सकता है। अच्छा, कॉमन एलर्जेंस हैं कौन कौन से? तो जैसे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन एलर्जेंस है, वो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, जो डस्ट होती है हमारे घर में या जो भी बाहर हम जहाँ बैठते हैं जहाँ डस्ट वगैरह होती है, उसमें माइट्स होती हैं छोटे छोटे, ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, तो माइट्स होते हैं वहाँ पे। इसी तरह से जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं उनका जो डैंगर्स होते हैं वो भी एक बहुत ही बुरा कॉज होता है एलर्जी करने के लिए। तो कॉमन एलर्जीज हमें पता चल गए। अब अगर हमें बॉडी चेक करनी है कि क्या करें, तो मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी है, अगर ये हमारी पर्टिकुलर बॉडी है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमें कॉज ऑफ एलर्जी चेक करनी है, तो या तो हम इस बॉडी को डायरेक्टली ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज करें, एक्सपोज टू एनवायरनमेंट जहाँ पे कि वो रहता हो। अब उस एनवायरनमेंट में पर्टिकुलरली हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है। क्या घर में पेट्स हैं तो पेट का जंगल हो सकता है, और क्या वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉलन ग्रेन एक कॉज हो सकता है। तो या तो एनवायरनमेंट में सीधे सीधे आप एक्सपोज कर दीजिए बॉडी, या जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स हैं उनका इंजेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे इसमें? इंजेक्ट एलर्जेंस। अब एलर्जेंस को इंजेक्ट किया या एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया और हमको पर्टिकुलरली मालूम है कि कैसा एलर्जेंस वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि इसकी रिस्पॉन्स, जो एलर्जेंस और बॉडी के बीच का रिस्पॉन्स होगा, इसको स्टडी करेंगे और इसको नोट करेंगे। जब रिस्पॉन्स और स्टडी को नोट करेंगे तो पॉसिबल है कि एक्सपोज करने पे कोई सिम्टम ना दिखे, एक डोज देने पे कोई सिम्टम हमें ना पता चले। अच्छा, ये जो इंजेक्शन देंगे हम किसी भी एलर्जन का, ये बहुत ही लिमिटेड होगा, ये सिर्फ उतना ही होगा जिससे कि हम सिम्टम को नोट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स हो कि बॉडी में वीगरस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो रिस्पॉन्स को नोट करेंगे, हो सकता है रिस्पॉन्स ना आए, फिर दोबारा दूसरे एलर्जेंस को हम ट्राई करेंगे, तीसरे एलर्जन को। तो जहाँ पे ये रिस्पॉन्स दिखना शुरू हो जाएगा, जैसा कि सिम्टम हमने पहले ऑब्जर्व किया था बॉडी में, वैसा ही सिम्टम फिर से ऑब्जर्व होगा, तो ये कंफर्म कर देगा, ये कंफर्म कर देगा कि किस एलर्जेंस, मतलब विच टाइप ऑफ एलर्जन कॉज द पर्टिकुलर एलर्जी इन द पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज़ पर्टिकुलर बॉडी, और फिर उसके लिए हम मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एलर्जी सिस्टम हमारा फंक्शन करता है और इस तरह से हम एलर्जी को फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एलर्जी। अब हम मूव करते हैं इसके अगले टॉपिक पे, और वह है ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो कंडीशन है
लेट मी राइट ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। ओके, ऑटो इम्यूनिटी क्या है? तो ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी खुद की बॉडी के हेल्दी सेल और हेल्दी टिश्यू को अटैक करता है और उसको डिजीज कर देता है, उसमें डिजीज क्रिएट कर देता है। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब सेल्फ इम्यूनिटी नहीं। ऑटो इम्यूनिटी इज अ प्रॉब्लम। ये ऐसा कुछ नहीं कि ऑटो इम्यूनिटी एक हमारे लिए सेफ्टी मैकेनिज्म है, नहीं नहीं नहीं, डोंट बी कंफ्यूज विद द वर्ड, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज, यू कैन से कि ये डिजीज्ड कंडीशन, एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, ठीक। तो ऑटो इम्यूनिटी में फिर से समझिए क्या होता है। ऑटो इम्यूनिटी में हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम अपनी खुद की अपनी ही बॉडी के नॉर्मल हेल्दी सेल या हेल्दी टिश्यू पे अटैक कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। इसके कई कॉज हो सकते हैं। अब ऑटो इम्यूनिटी के दो कॉरलरीज, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है हाइपोथेटिकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की हम कह दें कि ऑटो इम्यूनिटी है, तो इसको समझने के लिए दो कैटेगरी में दो कॉरलरीज बना ली गई। लेकिन जिसमें से सेकंड वाला बहुत सही है कि हमारी बॉडी की ही इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के हेल्दी सेल और हेल्दी टिश्यू पे अटैक कर देते हैं। इस तरह से जब डिजीज कॉज होती है तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। शुरू में क्योंकि इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था तो हमने दो हिस्से में बांट के पढ़ा था। पहले हिस्से में ये मान लिया कि कोई जेनेटिक फैक्टर है जो ऑटो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाद में स्टडी करने से पता चला कि हाँ, जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और इस वाले केस में क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम अटैक करता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस में, और यहाँ पे रीज़न पता नहीं होता, ठीक है। जैसे अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि कभी कभी वाइट पैचेस आ जाते हैं ब्रेड लाइन पे, है ना, एप्लेंशिया वाली कंडीशन आती है, तो लाइक दिस कुछ ऐसे स्पॉट बनेंगे, तो ये भी ऑटो इम्यून सिस्टम जैसा एक रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा कभी कभी अचानक से आप देखते होंगे स्वेलिंग आ जाती है किसी पार्ट में और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ये भी ऑटो इम्यून सिस्टम है। तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है और जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये ऑटो इम्यूनिटी क्योंकि बॉडी से रिलेटेड होता है तो जेनेटिक फैक्टर एप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जब कहीं एक्सपोज होती है, जो एलर्जी वाली कंडीशन होती है, तो हम ये भी जानते हैं कि जब बॉडी कहीं पे एक्सपोज होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है कि मतलब व्हाट वी आर हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो हम जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी अपने सेल को और बाहर के सेल को, यानी जो फॉरेन बॉडी है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई फॉरेन पार्टिकल्स, है ना। तो फॉरेन पार्टिकल्स को ये पहचान सकते हैं, हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स को पहचान सकती है और उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। और अगर जेनेटिक फैक्टर है तो पता ही नहीं चलेगा, अपनी बॉडी पे अटैक कर दिया। तो ये दो कोरोलरीज बने। हालांकि इसमें जो फॉरेन बॉडी को पहचानना और अटैक करना है, कई बार क्या होता है कि बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कि फिर वो खुद के हेल्दी सेल और टिश्यू को डैमेज करनी शुरू करती है। तो एक तरीका तो ये हो गया ऑटो इम्यूनिटी का। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर जिसका कोई कारण पता ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये अननोन एस्पेक्ट के थ्रू होता है। इसमें हम अभी हमें कुछ भी सही से पता नहीं होता है और अभी भी इसकी स्टडीज़ चल रही हैं।
कुछ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस के जीन को हमने पहचान लिया है, बट अभी भी बहुत सारे जीन रिकॉर्ड और उनके रिस्पॉन्सेस वो कैसे ट्रिगर हो जाते हैं, वो क्यों बिहेव करते हैं, इसके बारे में अभी स्टडी हो रही है। सो दिस इज़ अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। मूव करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम की ओर। ओके, सो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, it is actually consists of lymphoid organs, some cells, tissues and some soluble molecules. That soluble molecules are antibodies. It is our immune system which is responsible for the autoimmune activity, for the allergical activity, for the defense against the एंटीजन्स, दैट इज़ वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज भी करते हैं उसे और उसको रिमेंबर भी रखते हैं, यानी इनके पास मेमोरी भी होती है, एज वेल एज फॉर द ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। तो इम्यून सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर? ओके, सो अब आगे मूव करते हैं। इसमें से जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को मिला करके लिम्फेटिक सिस्टम बनता है और उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। सो शेयर करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, पेयर्स पैच जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अपेंडिक्स हो गया आपका, तो बोन मैरो, ठीक है। और इस तरह से ये मिल करके लिम्फॉइड ऑर्गन बनाते हैं। इसमें से जो आपको बोन मैरो दिख रहा है ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहलाते हैं और बाकी जो हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहलाते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या होता है समझ लेते हैं इसको भी। ओके, सो lymphoid organs are broadly classified as primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जांपल स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैसेज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। आपको पता है अपेंडिक्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, बट इम्यून रिस्पॉन्स में ये एक रोल प्ले कर रहा है। अब हम बारी बारी समझते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन और इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। एक्चुअल में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं इनकी जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ यानी जो बनने हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट्स बनेंगे, उनका ये वो पोजीशन होती है जहाँ पे ये बनते हैं, मतलब ओरिजिन होते हैं। आइदर ओरिजिन और मैच्योरेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। सो दोज ऑर्गन्स वेयर maturation or origin of the lymphocytes or the cells which are directly involved in the immune responses are present, those organs are known as primary lymphoid organs. Bone marrow सबसे important primary lymphoid organ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर तरह की जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो बनती हैं, वो हर तरह की ब्लड सेल्स, चाहे वो कोई भी ब्लड सेल हो, वो बनती है। अब वो ब्लड सेल जब यहाँ पे बनती हैं धीरे धीरे मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद मूव करती हैं, ठीक है। और ये हमेशा मैच्योरेशन और ओरिजिन की साइट बना रहता है, यानी पोएसिस की साइट बना रहता है। थाइमस की बात करें तो थाइमस यहाँ नीचे थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंट होता है एट दिस लोकेशन, चेस्ट के आसपास, ठीक है। इस पोजीशन से थोड़ा नीचे आइए। थाइमस बच्चों में तो एक्टिव होता है चाइल्डहुड के ड्यूरेशन में, लेकिन बाद में ये बहुत ही छोटा होता है, तो ये बहुत ही कम एक्टिव रहता है या इनएक्टिव हो जाता है। तो शुरू में तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, बट एडल्ट पीपल में ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। इट इज़ ओनली बोन मैरो विच एक्ट एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो गई हैं वो मूव करती हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होते हैं ऊपर से नीचे तक, और वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाती हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। ओके, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिल करके ही लिम्फॉइड ऑर्गन्स बनाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है।
अब इसमें से ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बोन मैरो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अच्छा, ये बोन मैरो और थाइमस करते क्या हैं ये भी मैं बता चुका, फिर से रिपीट करता हूँ। ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के लिए। ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरनमेंट for the maturation, or you can say for the formation and maturation of T lymphocytes, ठीक है। यानी उनके बनने के लिए, टी लिम्फोसाइट के बनने के लिए और उनके मैच्योर होने के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और एक बार जब ये टी लिम्फोसाइट बन जाती हैं, है ना, यानी इनकी ओरिजिन एंड मैच्योरेशन, बोथ ओरिजिन एंड मैच्योरेशन जब ये हो जाती है, तब ये टी लिम्फोसाइट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में मूव करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको पता ही है, हमारी बॉडी के अलग अलग पोजीशन पे ये प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन सबसे इम्पॉर्टेंट, लिम्फ नोड्स, टॉन्सल्स, पेयर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स। अब ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करते हैं? तो आपने देखा कि मैच्योर टी लिम्फोसाइट पहुंच गया। एक्चुअल में ये जितने भी ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट है, मैच्योर टी लिम्फोसाइट, वो जाके स्टोर हो जाता है, यानी इनके पास पड़ा रहता है स्टोर्ड फॉर्म में। और ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन, एंटीजन जो आएगा उसके साथ इंटरेक्शन के लिए। तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि स्प्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है और ये एक तरह का रिजर्वायर की तरह भी बिहेव करता है एरिथ्रोसाइट्स के लिए। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स मैच्योर यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। लिम्फ नोड अलग अलग पोजीशन पे, यहाँ पे अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट पे सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर्स या सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पे कि हमारे टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट्स होते हैं। पेयर्स पैचेस ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और अपेंडिक्स आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये स्प्लीन या लिम्फ नोड्स या ये पेयर पैचेस ये क्या करते हैं? ये एक तरह से ट्रैपिंग का काम करते हैं, ट्रैप करते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, ठीक। अब ट्रैप कर लेते हैं किसको? एंटीजन को। ट्रैप द एंटीजन, एंटीजन को ट्रैप कर लिया। अब एंटीजन को ट्रैप कर लिया और इनके पास टी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो टी लिम्फोसाइट इसके साथ एक्टिविटी करता है और फिर एंटीबॉडीज बनाता है। साथ में इसको मेमोराइज भी कर लेता है, रिमेंबर भी कर लेता है। फ्यूचर में जैसे ही अटैक होगा वो तुरंत एक्टिव होकर इसे किल कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी के सिस्टम्स मिल करके फंक्शन करते हैं टुगेदर, दे फंक्शन टुगेदर। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में हो गया। अब कुछ ऐसे लिम्फोइड टिश्यू भी होते हैं जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहे जाते हैं, तो उसको भी हम समझते हैं। सो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज MALT, MALT, okay? There is a lymphoid tissue also located within the lining of major tracts. कौन कौन से? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। और इसको माल्ट यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। और यहाँ भी क्या होते हैं? ये जो आप लिम्फोइड टिश्यू देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज की तरह बिहेवियर होता है, ये उस माल्ट जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज की बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू की तरह बिहेव करते हैं। और सभी लिम्फोइड टिश्यूज की अगर बात करें, अगर 100% लिम्फोइड टिश्यूज हमारी बॉडी में अगर होंगे, तो उसमें से 50%, इस 100 में से 50% लिम्फोइड टिश्यू की अगर बात करिए तो वो यही माल्ट वाले होते हैं। यानी 50% एक मेजर कॉम्पोजिशन होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज का। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी पोर्शन। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और नीट में उसमें से फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो
Keep watching. Thank you very much.